Welcome to this very first lesson of class 11th, and in this first video lesson we will cover this chapter laws of motion of our book. And in this chapter we will study these three laws: law of inertia, law of force, and law of action reaction, which you have already studied in class 9th but in short. Here we will study all these laws in detail, very detailed manner. But before we start this chapter, I want to tell you specifically that you should have prior understanding of these three quantities or these three things, which are displacement, velocity, and acceleration, which you have covered in the previous chapters of this book. Because whenever you study a new thing, this is a new thing for you. So whenever you study a new thing, it is not always a new. It is always built up on the prior learned things or prior learned knowledge. So if you do not have any confusion, about these displacement, velocity, or acceleration, then I would recommend that please pause this video and go and first clear these concepts. Otherwise, any confusion in this place will reflect here. Okay, so learning here will be disturbed because of the doubts there. So first of all we will take inertia. इसको हिंदी में जड़त्व बोलते हैं. जड़, जो पेड़ की जड़ होती है वही से शब्द आता है इसका जड़त्व. जो पेड़ की जड़ होती है, जो पेड़ होता है वो जड़त्व का गुण रखता है. इसका मतलब ये है कि वो अपनी जगह से कभी हिलता नहीं है. मीन्स इट सिंबलाइजेज प्रॉपर्टी और अ टेंडेंसी ऑफ नॉट मूविंग. हमें इसको ऐसे समझना है. शब्द का लिटरल मीनिंग यहाँ पर ये नहीं है कि ये जड़ है. Does reflect a meaning which means that it does not move but does not change. ठीक है, आप पेड़ को अपनी जगह से हिलाना भी चाहोगे तो नहीं हिला पाओगे क्योंकि उसके पास जड़ है. सो दिस वर्ड इज कॉल्ड इनर्शिया इन इंग्लिश. आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे इनर्ट गैसेस. इनर्ट मीन्स विच डज नॉट एक्ट और रिएक्ट विद अदर एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. सो इसको हम समझते हैं ये इनर्शिया क्या होता है. जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में बात करते हो, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट है, छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, आप उसको जब मोशन में लाना चाहते हो या मोशन में ऑलरेडी है उसको रोकना चाहते हो तो आपको एक फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. बिना फोर्स वो चीज़ नहीं ना तो चलने लगेगी और ना ही चलती हुई चीज़ रुकेगी, चाहे वो फोर्स आप लगाओ या नेचर लगाए उस फोर्स को. तो हम ये कहेंगे कि रुकी हुई चीज़ रुकी हुई रहेगी तब जब तक उसको किसी एक्सटर्नल फोर्स के इन्फ्लुएंस में ना आए. तो ऐसे कंडीशन में हम कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के पास एक टेंडेंसी है. कैसी टेंडेंसी है कि जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फैक्टर काम नहीं करेंगे, बाहर से कोई फोर्स काम नहीं करेगा, तब तक वो चीज़ अपनी पोजीशन से या अपनी स्टेट जो भी है उसकी रेस्ट की हो या मोशन की हो, वो उसको चेंज नहीं करेगी. इस टेंडेंसी को हम बोलते हैं इनर्शिया. सो बेसिकली यहाँ पर लिखेंगे हम कि इनर्शिया होता क्या है. इट इज टेंडेंसी, है ना. ये टेंडेंसी होती है. जैसे कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है कि वो झूठ नहीं बोल पाते, उनको कितना ही बोल दो वो सच ही बोलते हैं, तो उनकी टेंडेंसी होती है. कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है कि पैसा खर्च करते हैं, नहीं होगा तो वो उधार लेके खर्च कर देंगे. तो सिमिलरली इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. ठीक है, ऑब्जेक्ट मीन्स विच हैज मास, डायमेंशंस, उसकी टेंडेंसी. इस टेंडेंसी के अकॉर्डिंग होता क्या है, ये क्या करता है, अपनी पोजीशन को होल्ड करना चाहता है, जो भी उसकी पोजीशन है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि पोजीशन से क्या मतलब होता है. ठीक है, और पोजीशन में नहीं बोलेंगे उसको एकदम प्रिसाइज शब्दों में अगर हम बोले तो स्टेट ऑफ मोशन. स्टेट ऑफ मोशन. ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन कौन सी हो सकती है. एक हो सकती है रेस्ट, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है. फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड, ये आपके लिए हमेशा यहीं पर है. दूसरा हो सकता है स्टेट ऑफ मोशन. कोई भी ऑब्जेक्ट इन दो कंडीशंस में हो सकता है, इन दो स्टेट में हो सकता है. नंबर 1, नंबर 2. ठीक है, जैसे अर्थ हमेशा मोशन में है. ठीक है, लेकिन रेस्ट की बात मैंने एग्जाम्पल बताया, ये बोर्ड हमेशा यही है. तो ये क्या है कि इनर्शिया हम किसको बोलेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहना चाहता है, और अगर वो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है. इस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया. ठीक है, तो अभी तक ये बहुत सिंपल है कि
इनर्शिया एक टेंडेंसी है जो कि अपनी स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करना चाहती है। इट इज अ टेंडेंसी बाय विच एन ऑब्जेक्ट tries to maintain its state of motion। ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करना चाहता है। तो स्टेट ऑफ मोशन क्या होती है ये बताया यहाँ पे, दो हो सकती है, रेस्ट या फिर मोशन। ये तो हो गया इनर्शिया के बारे में कि इनर्शिया क्या होती है। कोई भी चीज़ जब तक हम उसको उसमें चेंज लाना चाहेंगे तो ये उस चेंज को अपोज करेगी, उसको उसी को मेंटेन करना चाहती है जिस पोजीशन में वो है। हम लोगों में भी ये कंडीशन होती है कि हम लोग अगर किसी अपना फेवरेट काम कर रहे हो, जैसे टीवी देख रहे हो अगर, और फेवरेट हमारा चैनल चल रहा हो या शो चल रहा हो, तो हम उसी को देखना चाहते हैं। बीच में अगर कोई ऑर्डर आ जाता है कि ये काम करो या ये सामान लाओ, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ये काम बाद में कर लें या पहले जो कर रहे हैं वो करते रहें, क्योंकि हमें इंटरेस्ट उसमें है। तो ये भी हमारी एक टेंडेंसी है। सिमिलरली जो ऑब्जेक्ट होते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उनकी भी एक टेंडेंसी होती है दैट दे वांट टू मेंटेन देयर स्टेट ऑफ मोशन, बीइंग इट इन रेस्ट और इन मोशन। तो ये तो हो गया हमारा इनर्शिया के बारे में, विच इज अ टेंडेंसी। अब हम देखते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, बहुत स्ट्रेट टू वर्ड्स में मैंने लिखा है यहाँ पर कि ये जो टेंडेंसी होती है, इस टेंडेंसी को होल्ड करने की जो हैबिट होती है या इस जो प्रॉपर्टी होती है, इसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलेंगे कि एनी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन कौन सी आगे, दीज टू, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो यहाँ पर ये चीज़ हम डिस्कस नहीं कर रहे थे कि कोई एक्सटर्नल फोर्स काम करेगा तो वो चलेगी। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि जब तक आप किसी चीज़ पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो, तब तक वो अपनी पोजीशन को, अपनी स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू करेगी। अगर वो रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी। ये बहुत ही सिंपल लॉ है नेचर का, ठीक है। आफ्टर ऑल फिजिक्स इज ऑल अबाउट स्टडीइंग द नेचर। तो लॉ ऑफ इनर्शिया में बहुत सिंपल ये है कि जब तक आप किसी चीज़ पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तब तक वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन में चेंज नहीं लाएगा। इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी समझ सकते हैं, आप कई तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि हर ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ मोशन में कोई भी जो चेंज आता है उसको अपोज करता है या उसको रेजिस्ट करता है। उसको रेजिस्ट करता है, उस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। अगर फोर्स कहाँ पर लगाओगे, जहाँ पर सामने से कोई रेजिस्टेंस हो, कहीं ऑपोजिशन हो, वहीं पर आप फोर्स लगाओगे, ठीक है। तो ये हो गया लॉ ऑफ इनर्शिया, विच इज़ वेरी सिंपल लॉ। इसमें बिल्कुल भी मुश्किल चीज़ नहीं है कि कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। अब हम छोटी सी चीज़ और डिस्कस करते हैं यहाँ पर, फिर इसके कुछ एग्जांपल लेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी इनर्शिया हम कैसे बताएंगे कि ज़्यादा है, कम है, कैसे है। तो उसका कुछ मेजर होता है और उसका मेजर होता है मास, ठीक है। जैसे कोई हैवी ऑब्जेक्ट है तो उसका मास ज़्यादा होगा, कोई लाइट ऑब्जेक्ट है, लाइट वेट ऑब्जेक्ट है तो उसका मास कम होगा। मास मीन्स द मटीरियल और द मैटर which any object is consisted of। तो मास जो होता है, मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट is the measure of inertia of that object, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसका मास होता है उसकी इनर्शिया का मेजर होता है, ठीक। मेजर का मतलब माप, कि उसकी इनर्शिया ज़्यादा है या कम है। जैसे एक ट्रक जो होता है उसको अगर रेस्ट से मोशन में लाना तो बहुत हैवी फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ रहा है, बिकॉज इट्स मास इज टू मच। एक क्रिकेट बॉल को फेंकने में बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता है, क्यों, क्योंकि उसको रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में लाने के लिए ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता। आप सिंपली दो हाथ से कैच करके उसको रोक सकते हो और अगर फेंकना है तो एक हाथ से उसको फेंक कर रेस्ट से मोशन में ला सकते हो। बट सेम इज नॉट द केस विद अ ट्रक, ठीक है, या फिर एक बड़ा पत्थर, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। तो बहुत ही सिंपल रिलेशन है, लीनियर रिलेशन है कि इनर्शिया और मास एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। कि अगर मास ज़्यादा है तो इनर्शिया ज़्यादा होगी, इनर्शिया ज़्यादा है तो मास कम है तो इनर्शिया कम होगी। तो ये बहुत सिंपल
लॉजिक है। अब हम इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं कि इनर्शिया के एग्जांपल कहाँ कहाँ देख सकते हो। जैसे दीपावली की सफाई के टाइम आप लोग कभी चादर साफ करते हो, झाड़ते हो, तो जैसे उस कपड़े को लेकर, चादर को लेकर आप झाड़ते हो, तो उस समय क्या होता है कि डस्ट बाहर आ जाती है। वो डस्ट कैसे बाहर आती है, उसका कारण इनर्शिया ही होती है, ठीक है, उसका कारण इनर्शिया ही होती है। अब जो चादर होता है, जो भी बेडशीट होती है, उसको आप जब झाड़ते हो तो क्या होता है कि चादर तो मोशन में आ जाता है, बट द पार्टिकल आर स्टिल रेस्ट, तो वो रेस्ट में रह जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक अपोजिशन दिखाया आने वाली मोशन का, आने वाले फोर्स का। तो अपोजिशन दिखाया तो क्या वो वही रह गए। इस तरह से क्या होते हैं, चादर और डस्ट सेपरेट हो जाते हैं। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ डस्ट पार्टिकल, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। और एग्जाम्पल आप देखते हो कि जब कभी भी आप बाइक पे बैठे होते हो या बस में बैठे होते हो, तो बाइक जब चलती है और आप पीछे बैठे होते हो, तो आप हल्का सा एक बैकवर्ड फोर्स या बैकवर्ड पुश फील करते हो। उसका कारण क्या होता है कि आपका जो लोअर बॉडी होती है वो तो होती है गाड़ी के कांटेक्ट में, लेकिन आपकी अपर बॉडी जो होती है वो कांटेक्ट में नहीं होती है। इस कारण क्या होता है, जब गाड़ी चलती है तो आपकी लोअर पार्ट जो होता है बॉडी का वो तो चला जाता है उसके साथ, लेकिन अपर पार्ट जो होता है वो इट वांट्स टू स्टे इन रेस्ट, तो इसलिए वो थोड़ा पीछे चला जाता है, बट थोड़ी देर बाद वो कंटिन्यू हो जाता है साथ में, मोशन के साथ। तो ये एक और एग्जांपल है, ऐसे कई एग्जांपल है हमारे सामने। तो ये कुछ एक एग्जांपल थे। अब हम देखते हैं इसके इनर्शिया में कितने टाइप हो सकते हैं, टाइप ऑफ इनर्शिया। देखो, एक्चुअल में मैं तुम्हें दो पहले ही बता चुका था कि ये टाइप ऑफ इनर्शिया है। तो हम कहेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट एक टाइप होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। इसके अलावा एक चीज और होती है जिसको हम कहेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन जो होती है, ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में तो रहना चाहेगा ही, इसके अलावा वो अपने डायरेक्शन को भी मेंटेन करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इनर्शिया में तीन कैटेगरी में लिख सकते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब एनी ऑब्जेक्ट हु इज एट रेस्ट वांट्स टू रिमेन एट रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन, एनी ऑब्जेक्ट व्हिच इज इन मोशन वांट्स टू रिमेन इन मोशन। एंड और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, एनी ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डायरेक्शन वांट्स टू मूव इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो उसी डायरेक्शन में वो चलना चाहता है। इसका एग्जांपल कहाँ पर देखते हो आप, जब भी आप गाड़ी में होते हो बस में, और बस जब टर्न लेती है, तो बस तो टर्न लेती है लेकिन आपको जो होता है, आपको एक आउटवर्ड पुश फील होता है। और उस आउटवर्ड पुश का मतलब यही होता है कि आपकी बॉडी सीधा जाना चाहती है लेकिन बस उधर चली गई। सो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ऐसा होता है कि आपको एक उसी डायरेक्शन में फोर्स फील करते हो, पर थोड़े टाइम बाद वापस आप भी उसी डायरेक्शन में चलने लग जाते हो। सो दिस इज अ डायरेक्ट एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जैसे अगर आप पत्थर को धागे से बांध के घुमा रहे हो, और जब भी आप उस धागे को छोड़ दो तो पत्थर जो होता है एक अपनी डायरेक्शन में चला जाता है, किसी और ही डायरेक्शन में, जो कि वो एक्चुअल में उसकी डायरेक्शन लीनियर टेंजेंशियल होती है उसकी सर्कमफेरेंस के। उसके बाद क्या कहते हैं हम कि उसने उस डायरेक्शन के जाने के बाद वो उसी डायरेक्शन में जाता रहता है जिस डायरेक्शन में सीधा जाता है। तो ये टाइप्स ऑफ इनर्शिया हो गए। अब इसमें हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन को इस नाम से भी जाना जाता है लॉ ऑफ फोर्स, क्योंकि ये फोर्स को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। इस लॉ को पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं मोमेंटम क्या होता है। मैं थोड़ा इस वर्ड के बारे में बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। इसको मैं ट्रांसलेट करके हिंदी में बताऊंगा, फिर इसको एज इट इज हम लोग इंग्लिश में लेके चलेंगे। इसमें एक संस्कृत का शब्द होता है सहंती, सहंती, और दूसरा शब्द होता है वेग, ठीक है। सहंती और वेग, वेग तो आप जानते हो वेलोसिटी, सहंती को बोलते हैं मास, ठीक है। मास और वेलोसिटी इसको बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, विच इज अगेन मास, और इसको हम बोलेंगे हिंदी में वेग बोल दो, चाल बोल दो, वेग बोल दो, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर हम इसको आकर जोड़कर देखते हैं तो ये बनता है संवेग। इस संवेग को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मोमेंटम। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से ध्यान दें तो ये क्या देखने को मिलता है आपको? सहनती और वेग, मतलब मास और वेलोसिटी दोनों का कोई कॉम्बिनेशन है जो कि मोमेंटम बनाता है। इस चीज को हम ध्यान में रखते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इसको साइड में रख के एक और केस लेते हैं। एक टेबल है हमारे सामने छोटी सी, ठीक है, इसको हम टेबल को शेप भी देते हैं इस तरह से। तो हम क्या बता रहे हैं यहाँ पर? एक तरफ एग्जांपल लेते हैं हम ट्रक का, एक तरफ है बुलेट। बुलेट मतलब जो बंदूक की गोली होती है वो बुलेट, वो गाड़ी नहीं। तो ट्रक और बुलेट के सामने रख के हम लोग इनके मास और उनकी वेलोसिटी का कंपैरिजन करते हैं कि ट्रक की स्पीड बुलेट के सामने कंपैरेटिवली कैसी होती है और इसका मास आपस में कंपैरेटिवली कैसा होता है। सो द मास ऑफ द ट्रक इज ह्यूज इन फ्रंट ऑफ बुलेट। गोली के सामने ट्रक का मास बहुत ज़्यादा होता है। गोली 50 ग्राम 100 ग्राम के, ट्रक 5 टन तक के होते हैं, 5000 किलो तक के। और मास ऑफ बुलेट इज वेरी स्मॉलर कंपेयर टू ट्रक। ठीक है, लेकिन अब यहाँ आते हैं तो ट्रक की वेलोसिटी बुलेट के सामने, गोली की स्पीड जो होती है उसके सामने ट्रक की स्पीड बहुत कम होती है। इसकी हो सकती है 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, बहुत कम। लेकिन इसकी हो सकती है 100 मीटर पर सेकंड, 200 मीटर पर सेकंड। तो ये हमने कंपैरिजन ड्रॉ किया। आप भी चाहो तो उस वीडियो को पॉज करके और थोड़ा इमेजिनेशन कर सकते हो कि हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं या हम क्या बात कर रहे हैं, थोड़ा पिक्चराइजेशन कर सकते हो। अब यहाँ पर एक केस लेते हैं। एक केस क्या लेते हैं? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको टेस्ट करना हो कि इन दोनों में से डिस्ट्रक्टिव कौन होगा। डिस्ट्रक्टिव इन द सेंस कि अगर एक दीवार में एक ट्रक जाके लगता है और एक बुलेट जाके लगती है तो नुकसान कौन कर सकता है? ठीक है, या किसी आदमी को जाकर भिड़ते हैं एक ट्रक और एक बुलेट, तो दोनों का इम्पैक्ट क्या क्या होगा? तो आपको इमेजिन कर सकते हो आप कि इम्पैक्ट क्या होगा इनका। एक तरफ ट्रक है और एक तरफ है बुलेट। तो अगर हम ये कहें कि ट्रक की स्पीड बहुत कम होती है तो उसका गोली जैसा इफेक्ट नहीं होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि बुलेट का मास बहुत कम होता है तो इसका इम्पैक्ट ट्रक जैसा नहीं होगा। लेकिन इम्पैक्ट दोनों के बहुत ही खतरनाक होते हैं। ठीक है, तो ये थॉट एक्सपेरिमेंट जो है, इससे हम कुछ कंक्लूजन निकालते हैं कि चाहे ट्रक हो या बुलेट, जब इनकी बात होती है इम्पैक्ट की, किसी जगह पर इम्पैक्ट क्रिएट करने की, तो दोनों ही बहुत हैवी होते हैं, ह्यूज होते हैं। और इसका कारण क्या है कि हम ना तो इसके सिर्फ मास को इंक्लूड करेंगे इसमें इम्पैक्ट में, ना ही सिर्फ अकेले वेलोसिटी को, हम इस केस में दोनों को लेंगे। ठीक है, तो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि अगर बुलेट बहुत ह्यूज स्पीड पे चल रही है, बहुत फास्ट चल रही है तो वो दीवार तोड़ सकती है, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि ट्रक बहुत बड़ा है, मास में बहुत बड़ा है तो वो किसी को छेद करके निकल सकता है, नहीं। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि मास और वेलोसिटी दोनों इंपॉर्टेंट है, सिर्फ अकेला कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसी कोई क्वांटिटी हमने डिफाइन की है, उसको हम बोलते हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम को बेसिकली पी से लिखा जाता है। ठीक है, तो पी क्या होता है? एक क्वांटिटी होती है जिसमें मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट लिया जाता है। तो हम ये सिंपली बोलेंगे द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, इस मास वेलोसिटी प्रोडक्ट को ही हम मोमेंटम बोलते हैं। इसके रियल लाइफ एग्जांपल देखो आप, जब भी आप किसी क्रिकेट बॉलर को देखते हो तो वो क्या करता है, बॉल फेंकने से पहले थोड़ा दौड़ कर आता है और दौड़ने के बाद बॉल को फेंकता है। उससे क्या होता है कि उसकी बॉल, जो बॉल फेंकता है उसमें एक एडिशनल मोमेंटम होता है। इससे क्या होता है, बॉल की स्पीड बढ़ती है। कोई भी जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर होता है, लॉन्ग जंप जो एथलीट होते हैं, वो दौड़ कूदने से पहले, जंप करने से पहले अपना एक पिकअप लेके आते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं एडवांस होते हुए आते हैं। वो कुछ 50 मीटर दौड़ के आते हैं। उससे क्या होता है, उनकी बॉडी में एक मोमेंटम आता है। अगर वो खड़े खड़े कूदे तो 1 मीटर भी नहीं कूद पाए शायद, या 1.5 मीटर भी नहीं कूद पाए, लेकिन जब दौड़ के आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मीटर कूद लेते हैं। तो कारण क्या होता है, उनकी बॉडी में एक मोमेंटम जनरेट हो गया हो। ठीक है, तो मोमेंटम जनरेट हो जाने का एडवांटेज क्या होता है, वो ज़्यादा डिस्टेंस कूद पाते हैं। तो ये होता है
मोमेंटम T इज इक्वल टू m इंटू वी, ये इसकी अलग टर्मिनोलॉजी है, ये इसको हमने एक थॉट एक्सपेरिमेंट से समझा है। देखो इसकी यूनिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा कि व्हाट इज यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो ये मास है, तो मास के लिए आएगा किलोग्राम, ये वेलोसिटी है, इसके लिए आएगा मीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी कौन सी यूनिट होगी? SI यूनिट ऑफ मोमेंटम, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसकी डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमेंशन आएगी इस तरह से mv, मास की डायमेंशन होती है m1 और वेलोसिटी की डायमेंशन होती है l1 t माइनस 1। तो इसको हम लिखेंगे एक साथ m1 l1 t माइनस 1, ये मोमेंटम की डायमेंशन होती है। ठीक, ये ऐसा ही यूनिट है इसकी और ये डायमेंशन है। एक चीज़ मैंने बताई थी आपको जब ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर किया था कि क्वांटिटी की यूनिट्स अलग अलग हो सकती है, CGS में, SI में, FPS में। जैसे अगर CGS में बात करें तो ये होगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट। लेकिन डायमेंशन जो होती है वो इन चीज़ों से फ्री होती है कि आप कौन से यूनिट सिस्टम में काम कर रहे हो, क्योंकि डायमेंशन जो होती है वो यूनिट नहीं बता रही है, वो केवल ये बता रही है कि इस क्वांटिटी में लेंथ, टाइम और बाकी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो किस ऑर्डर में आ रही है, ये उसको बताती है डायमेंशन। सो डायमेंशंस आर ऑलवेज फ्री फ्रॉम यूनिट सिस्टम। तो आगे चलते हैं हम लोग। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हमने मोमेंटम को समझ लिया है, आई होप कि मैंने अच्छे से समझाया होगा और आप लोगों को समझ में आया होगा। तो उसके आगे हम समझते हैं कि लॉ ऑफ फोर्स क्या होता है या फिर लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। इसका स्टेटमेंट ये है सेकंड लॉ ऑफ मोशन का कि द रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज जब भी हम बोलते हैं फिजिक्स में या साइंस में तो हमेशा उसका टाइम से लेना देना होगा। ठीक है, एक चीज़ ग्रेडियंट भी होगी जिसका स्पेस से लेना देना होता है, लेकिन जब भी हम रेट ऑफ चेंज बोलेंगे तो उसका कनेक्शन जो है वो टाइम के साथ होगा। अब नहीं तो हम स्पेसिफिकली या स्पेसिफाई कर सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज विद टाइम, ठीक है, ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है वो उसकी रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सटर्नल नेट फोर्सेस। ठीक है, इस चीज़ पर ध्यान देना आपको, नेट, एक्सटर्नल नेट फोर्स। देखो किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब वो मोशन में होती है तो उसके ऊपर कई सारे फोर्स एक्ट कर सकते हैं, मिनिमम 1 या 2 या हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। उन सब का नेट रिजल्ट क्या निकल रहा है उस पर डिपेंड करता है मोमेंटम में रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो उसको हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, इस पूरे स्टेटमेंट को मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में इस तरह से लिखा जाएगा, एफ एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेस में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे मान लीजिए एक कार को 5 लोग धक्का लगा रहे हैं तो उन 5 लोग जो है मिल के एक कॉमन फोर्स बनाएंगे, उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स, जो बाहर से लगा रहे हैं। इंटरनल फोर्सेस डू नॉट कंट्रीब्यूट इन एनी मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे आप किसी ट्रॉली में चढ़ जाओ और अंदर से धक्का लगाओ तो वो ट्रॉली नहीं चलने वाली है, क्योंकि वो इंटरनल फोर्सेस है। इंटरनल फोर्सेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो इसलिए फॉर द मोशन टू हैपन द फोर्सेस नीड टू बी एक्सटर्नल। तो ये इस पूरे स्टेटमेंट को हमने मैथमेटिक्स की टर्म्स में लिखा है। ठीक है, एफ एक्सटर्नल इज प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt। अभी मैं थोड़ा इस पर कमेंट करना चाहूँगा कि ये क्या चीज़ होती है d अपॉन dt और साथ में p। हालांकि मैंने पिछली जो क्लासेस थी उसमें एक्सप्लेन किया था, जो हमारी ऑनलाइन क्लास चली थी लाइव, और कुछ रेमेडियल क्लासेस चली थी, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब भी हमें किसी क्वांटिटी में टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज देखना हो, ग्रेजुअल चेंज या फिर बहुत छोटे से छोटा चेंज भी देखना हो, तो हम उसको मैथमेटिक्स में इस तरह से लिखते हैं, d अपॉन dt। ठीक है, d अपॉन dt, और चेंज किस में देख रहे हैं उस चीज में यहाँ लिखते हैं हम। अभी मोमेंटम में देख रहे हैं तो dp अपॉन dt। ठीक है, अब यहाँ से आगे चलते हैं तो हमको मिलता है ये f एक्सटर्नल इज इक्वल टू k dp अपॉन dt। अब ये क्या होता है, ये नई चीज कहाँ से आई कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन है, देखो इक्वल तो नहीं है ना, हम ये तो नहीं कह रहे ना कि रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स और एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स, ये तो नहीं बोल रहे हम ये कह रहे हैं कि जितना हम फोर्स लगाएंगे उसके प्रोपोर्शन में वो चीज आगे चलेगी। अब वो प्रोपोर्शन क्या हो सकता है, मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि एक टॉय कार को और एक ओरिजिनल कार को अगर मैं एक
बराबर धक्का लगाऊँ तो दोनों बराबर चल जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। ये टॉय कार बहुत छोटी होती है, ओरिजिनल कार काफ़ी बड़ी होती है, दोनों को बराबर फोर्स लगाएंगे तो टॉय कार बहुत तेज चलेगी और बड़ी वाली कार हो सकता है हिले ही नहीं अपनी जगह से। तो दोनों में डिफरेंस तो है, वो डिफरेंस कैसे मेजर होगा उसको हम, उसके अलावा हम क्या यूनिट सिस्टम लेते हैं यहाँ पर, उस हिसाब से सब चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, बिकॉज दे आर नॉट इक्वल, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं कि यूनिट सिस्टम ऐसा सेलेक्ट करते हैं, या जो अलग अलग यूनिट्स हैं इनकी, उसको इस तरह से चूज करते हैं कि इस k की वैल्यू 1 आ जाती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एज पर द सुटेबल यूनिट सिस्टम k इज इक्वल टू 1, ठीक है। देखो ये चीज अगर आपको नहीं भी समझ में आती है तो कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप यूनिट सिस्टम को अच्छे से समझेंगे आपको लगेगा कि यूनिट सिस्टम कोई एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, ये हमेशा क्या होती है, मॉडिफिएबल होती है, रिलेटिव होती है यूनिट सिस्टम। इसलिए अगर किसी, जैसे हम कहते हैं कि लेंथ 1 मीटर की जो लेंथ होती है वो पर्टिकुलर कुछ होती है 1 मीटर, जो कि MKS सिस्टम में या SI में है, तो पाउंड जो लेंथ होती है CGS में वो सेंटीमीटर में हो जाती है, तो वो वैल्यू चेंज हो जाती है उसकी, फिर वो 1 मीटर नहीं रहकर 100 सेंटीमीटर हो जाती है। तो हम कौन सा यूनिट सिस्टम लेते हैं उसके अकॉर्डिंग अलग अलग क्वांटिटी की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो हम एक क्या करते हैं, ऐसा सुटेबल यूनिट सिस्टम लेते हैं जिसमें k की वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। तो इस केस में अगर ये अप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा हमको एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू dp अपॉन dt। अगेन वी राइट दिस p एज m into v dt। वैसे मैथ्स की लैंग्वेज में d अपॉन dt को बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। हम यहाँ पर इसको समझेंगे कि ये रेट ऑफ चेंज एक्सप्रेस करता है। अब यहाँ पर डिफरेंशियल ऑपरेटर को या रेट ऑफ चेंज देखेंगे तो दोनों में देखेंगे मास में कितना चेंज आ रहा है टाइम के साथ और वेलोसिटी में। तो अगर मास में चेक करते हैं तो वेलोसिटी को बाहर रखेंगे प्लस, और वेलोसिटी को में अगर चेंज देखते हैं तो मास को बाहर रखेंगे, ठीक है। अब देखिए दो अलग अलग चीजें आई हमारे पास। पहले इस केस को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जब हम इसको बाहर रखते हैं तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी में अभी हम चेंज नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर चेंज ऑफ मास। तो ऐसा कोई एग्जांपल जहाँ पर मास मोशन के साथ चेंज हो रहा हो तो वहाँ पर dm अपॉन dt आएगा। ऐसा कोई एग्जांपल जहाँ पर मोशन के दौरान वेलोसिटी चेंज हो रही हो तो dv अपॉन dt आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ट्रॉली है जिसमें मिट्टी भरी हुई है और पीछे से उसका कोई पलड़ा खुल गया है, तो क्या होगा कि जैसे जैसे ट्रॉली आगे चल रही है उसका जो रेत है पीछे से वो गिरती जाएगी। अब रेत गिरेगी तो क्या होगा, ट्रॉली जो मोशन में है उसका मास कम होता जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि dm अपॉन dt वहाँ पर कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यू होल्ड करेगा, क्योंकि मास में चेंज आ रहा है टाइम के साथ जैसे जैसे ट्रॉली आगे बढ़ रही है, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर मास तो फिक्स है, अनचेंजेबल है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है, जैसे कोई गाड़ी स्पीड अप कर रही, ठीक है। तो दोनों केस मैंने बता दिए, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ एक केस लेंगे जहाँ पर वेलोसिटी ही चेंज हो रही है, उसका मास चेंज नहीं हो रहा है। इसके एग्जांपल बहुत कम होते हैं, जैसे रॉकेट होता है। रॉकेट प्रोपल्शन में क्या होता है, उसका फ्यूल कंज्यूम हो रहा होता है तो उसका रॉकेट का मास विद टाइम चेंज होता है। लेकिन इस केस को हम हमारे फिलहाल स्टडी के लिए एक्सक्लूड करके हम केवल इसको लेते हैं, वी टेक ओनली दिस। सो एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू m dv अपॉन dt, ठीक है। सो अगेन मैंने आपसे कहा था कि अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, तो आपको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। सो अगेन इफ यू रिमेंबर और इफ यू हैव अंडरस्टूड ऑन माय रिक्वेस्ट, तो आपको पता होगा कि इस चीज़ को हम क्या लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। सो इस चीज़ को हम लिखते हैं एक्सेलरेशन, dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, ठीक है। जब गाड़ी का रेस दबाते हो या एक्सेलरेटर खींचते हो तो गाड़ी स्पीड पकड़ती है, स्पीड बढ़ती है उसके टाइम के साथ, उसको ही बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स अब हमारे पास क्या आ गया है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं कि अगर कोई चीज़ एक्सेलरेट हो रही है तो उसके ऊपर कोई फोर्स भी लग रहा है ना।
ये भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फोर्स लगा रहे हैं तो एक्सेलरेशन होगा, ये वन डायरेक्शनल है। अगर किसी चीज़ में एक्सेलरेशन है तो हम ये भी समझ सकते हैं कि उस पर कहीं ना कहीं से फोर्स लग रहा होगा। तो ये है आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और उसका मैथमेटिकल वर्क सारा। आई होप ये आपको काफ़ी समझ में आएगा अच्छे से। मैंने कोशिश की है इसको स्लो और डिटेल में समझाने की। इसकी मैथमेटिक्स को भी मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया आप लोगों को। तो आगे चलते हैं यहाँ से। लॉ ऑफ इनर्शिया को एक बार वापस याद करेंगे हम लोग, और लॉ ऑफ फोर्स में एक स्पेशल केस लेते हैं। ये भी हमने एक्सप्लेन किया था कि एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू dp अपॉन dt एंड विच इज इक्वल टू dmv अपॉन dt, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो स्पेशल केस क्या लेते हैं कि इफ एक्सटर्नल फोर्सेस, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस समहाउ बिकम्स जीरो, समहाउ किसी भी तरीके से करके, है ना। नेचुरल तो ये पॉसिबल नहीं है, जहाँ जिस जगह जिस एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं अर्थ पर, वहाँ पर तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर तरह का नेट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए। लेकिन अगर मान लेते हैं, कल्पना तो कर ही सकते हो कि समहाउ एक्सटर्नल फोर्सेस आर जीरो, तो क्या होगा, देन इसको लिखते हैं आप एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी एम वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई क्वांटिटी जीरो हो रही है तो उसके अंदर या तो मास जीरो होगा इस केस में, या फिर वेलोसिटी जीरो हो सकती है। दोनों में से कोई एक जीरो है, या फिर ये जो चीज है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, चेंज बताने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। कभी हो सकता है इसमें चेंज देखते हो कि जीरो आ रहा है, तो हम कहेंगे कि मास इनटू वेलोसिटी जो है वो एक कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, ये कांस्टेंट हो सकता है। अब देखिए मास तो वैसे से ही कांस्टेंट है क्योंकि हमने केस ही वही लिया शुरू में, तो मास को हम छोड़ देते हैं। मास इज ऑलवेज कांस्टेंट इन आवर केस। हमने पहले ही मान लिया था इससे पहले कि मास में चेंज नहीं है, ये हम मान के चल रहे हैं। तो फिर कौन सी चीज कांस्टेंट हो सकती है, जब ये कांस्टेंट है उसके बावजूद भी दो चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो फिर ये हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, ठीक है। वरना आप सोचिए कि अगर मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल मास अगर 2 है हमेशा के लिए और वेलोसिटी कभी 3 आती है, कभी 6 आती है, तो क्या ये चीज कांस्टेंट रह पाएगी, ये चीज कांस्टेंट नहीं रह पाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि जो ये वेलोसिटी है ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। अब कांस्टेंट है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जरूरी थोड़ी है कांस्टेंट है, हो सकता है जीरो, इसलिए d जीरो अपॉन dt भी जीरो ही आएगा। इट मींस वेलोसिटी कैन बी ईदर जीरो और कांस्टेंट, मास mv ईदर कैन बी जीरो और कांस्टेंट। अभी इस चीज को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर लॉ ऑफ इनर्शिया हमने क्या कहा था कि अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहती है, मतलब रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, और अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है। अगर मोशन में है तो हम कहेंगे कि उसकी स्पीड जो भी होगी वो कांस्टेंट होगी। अगर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है तो उसी स्पीड से चलेगी। तो v इज इक्वल टू जीरो और v सम कांस्टेंट, तो दोनों होनी चाहिए। सेम चीज हम यहाँ पर भी बता रहे हैं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए तो मास तो कांस्टेंट है ही, वेलोसिटी भी या तो कांस्टेंट होगी या फिर जीरो होगी। जीरो भी तो एक तरह का कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो ये दोनों केस जो है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो एक स्पेशल केस में फर्स्ट लॉ को ही एक्सप्लेन करता है, ये कंक्लूजन है यहाँ पर। तो इसका हम कंक्लूजन लिखेंगे यहाँ पर इन दोनों का, दैट अंडर स्पेशल कंडीशंस second law of motion explains the first law of motion, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट लॉ भी वेरीफाई हो गया एक तरह से यहाँ पर कि सेकंड लॉ इसको एक्सप्लेन कर देता है, ठीक है। तो ये दोनों लॉ
एक्सप्लेन हो गए। ये लॉ जो है ये थर्ड से कनेक्टेड होगा, ठीक है ना, लेकिन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू इस क्लास के लिए। आई होप दिस presentation, this video will be very helpful to you all, and I request you all that please do watch it and share it to your friends and many people, so that they can enjoy this presentation and they can feel they can find themselves helpful. Thank you.